गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हमारा लिवरेज का सेकंड पार्ट है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ लिवरेज, उत्तोलक किसे कहते हैं, और ऑपरेटिंग लिवरेज तक हमने डिस्कस किया। आज हमारे पास में एक नया इसमें एस्पेक्ट और ऐड होता है, वो है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, यानी परिचालन उत्तोलक की मात्रा। फिर से मैं याद दिला दूं, उत्तोलक का डायरेक्ट मीनिंग है स्थायी लागतों से। फिक्स्ड कॉस्ट आर द बेस ऑफ लिवरेज इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यदि स्थायी लागतें नहीं होती हैं तो उत्तोलक भी नहीं होता, लिवरेज नहीं होता, प्रॉफिट का मैग्नीफायर भी नहीं होता। इसको इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। दो तरह के लिवरेज होते हैं, परिचालन उत्तोलक और दूसरा है फाइनेंशियल यानी वित्तीय उत्तोलक। जब हम ऑपरेटिंग लिवरेज पढ़ते हैं तो ये मालूम करने के लिए कि सेल्स में कितना परिवर्तन होने पर लाभों में कितना चेंज आएगा, यानी व्हाट इज द डिग्री ऑफ चेंज इन सेल्स एंड व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ चेंज इन प्रॉफिट्स और ईबीआईटी और ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसके लिए जैसे कि आप इसमें पढ़ सकते हैं, परिचालन लाभ में प्रतिशत परिवर्तन को विक्रय में प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात में व्यक्त किया जाता है, जिसके लिए एक फॉर्मूला है। यहाँ विक्रम की जगह विक्रय कर लीजिए, थोड़ा हो जाता है। द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट इज expressed is the ratio of the ratio of the percentage change in operating profit to percentage change in sales। समझ गए आप? विक्रय में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसी के अनुपात में लाभ में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा या होता है, इसको मालूम करने के लिए हम एक फॉर्मूले को देखते हैं। फॉर्मूला इज दिस, फॉर्मूला ऑफ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। परिचालन उत्तोलक की मात्रा का एक सूत्र क्या है? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज DOL इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अब इसको हमें अच्छे से समझने के लिए क्या करना होगा, हम एक इलस्ट्रेशन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। इलस्ट्रेशन इज दिस, एक फर्म है, उसका सेलिंग यूनिट है 2000 एट ब्रेक इवन पॉइंट, यानी सम विच्छेद बिंदु पर वह 2000 इकाइयों को बनाती है। अब ये 2000 जो यूनिट्स हैं, और ब्रेक इवन का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर कंट्रीब्यूशन के बराबर फिक्स्ड कॉस्ट है। कंट्रीब्यूशन क्या था, कुछ याद आ रहा होगा कि जैसे हम टोटल सेल्स लिखते हैं माइनस वेरिएबल कॉस्ट निकालते हैं, माइनस वेरिएबल कॉस्ट या परिवर्तनशील लागतें घटाते हैं, then we will get contribution. That contribution and fixed cost of the unit, selling unit, are same. और यदि दोनों बराबर हैं तो नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन फर्म को हो रही है। लेकिन फर्म इसके साथ में दो तरह की सेल्स को एक्सपेक्ट कर रही है, या दो तरह की सेल्स पर अपने प्रॉफिट को मतलब एस्टिमेट करना चाहती है। दैट इज 2500 यूनिट्स, नंबर वन लेवल। सेकेंड लेवल इज 3000 यूनिट्स, यानी 2500 यूनिट और 3000 यूनिट्स पर यदि उसका सेलिंग होता है तो इन वेरियस लेवल्स पे लिवरेज क्या रहेगा, फिक्स्ड कॉस्ट का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, या ये कह सकते हैं कि उसके EBIT में या ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या चेंजेस आएंगे। और ये तब है जबकि 14 रुपीज़ पर यूनिट उसका सेलिंग प्राइस है और 9 रुपीज़ पर यूनिट उसका वेरिएबल कॉस्ट है, बट देयर इज़ नो फिक्स्ड कॉस्ट, तो वो हमें निकालनी है। उसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि 2000 यूनिट मल्टीप्लाइड बाई 14 इज इक्वल टू 28,000। ठीक है, ये तो ही सेलिंग प्राइस।
फिर हमारे सामने आती है वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट इज 2000 मल्टीप्लाइड बाई 9 पर यूनिट, दैट इज 18,000। दैट मीन्स ब्रेक इवन पॉइंट है ना, इसलिए वहां पर क्या आया हमारे सामने, फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन बराबर है। तो दैट इज 10,000। तो सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया, स्थायी लागतें, स्थायी परिचालन लागतें हमने निकाली सेलिंग प्राइस के हिसाब से 2000 यूनिट की, जो कि ब्रेक इवन पॉइंट पर या सम विच्छेद बिंदु पर विक्रय की जा रही हैं। तो उस हिसाब से हमारे पास 14 रुपये पर यूनिट के हिसाब से 28,000 का सेलिंग प्राइस आया, सेल्स आई सॉरी। और उस सेल्स में से हम वेरिएबल कॉस्ट को लेस करते हैं जो कि 18,000 है, दैट विल बी कंट्रीब्यूशन एज वेल एज फिक्स्ड कॉस्ट, यानी वो हमारा अंशदान भी आ गया और साथ में उसको हम फिक्स्ड कॉस्ट भी कहेंगे क्योंकि दोनों ही बराबर है। तो 10,000 रुपये की फिक्स्ड कॉस्ट है। अब आते हैं हम कैलकुलेशन पर, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट एट वेरियस लेवल्स ऑफ सेल्स, यानी विभिन्न विक्रय के स्तरों पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट या परिचालन लाभ क्या होगा, उसका कैलकुलेशन अब हम कर रहे हैं। वही आपके दो कॉलम तो उसके बन गए आपके यूनिट्स के, और फर्स्ट कॉलम है पर्टिकुलर्स का। सेल्स, जो सेल्स हैं वो 14 रुपीज़ पर यूनिट है। अब यहाँ पर 2500 यूनिट है, तो उस हिसाब से 35,000 रुपये आ गए, 35,000। और 3000 यूनिट्स हैं, तो उस हिसाब से आपके आ गए 42,000 का सेलिंग प्राइस। लेस वेरिएबल कॉस्ट 9 रुपीज़ पर यूनिट। तो 9 रुपीज़ पर यूनिट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमारे सामने 2,500 यूनिट हैं, तो उस हिसाब से 22,500, और इस तरफ आते हैं 27,000। लेस करने पर कंट्रीब्यूशन विल कम अबाउट 12,500, 12,500, और सेकंड कॉलम में 15,000 व्हेन द 3,000 यूनिट्स वर सेल्स। लेस फिक्स्ड कॉस्ट, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट 10,000, जो हमने अभी अभी कैलकुलेट की थी 2,000 यूनिट्स के अकॉर्डिंग। तो वो हमारी 10,000 का जो फिक्स्ड कॉस्ट है, चाहे हमारा सेलिंग 2,500 यूनिट का हो, चाहे हमारा 3,000 यूनिट का हो, तो लेकिन हमारे लिए फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहती है, ये आप सभी जानते हैं। तो उन विक्रय के दोनों ही स्तरों पर 10,000 रुपये की स्थायी लागत होगी। देन वी विल गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, 2,500 रुपये इधर आए, और दूसरी तरफ आते हैं हमारे सामने 5,000 रुपये, यानी जस्ट डबल। ऑपरेटिंग लेवरेज निकाल लिए, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT या सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स कैसे निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, दैट इज EBIT और ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फर्स्ट कॉलम में हमारा आएगा 5 और दूसरे कॉलम में आएगा 3। कैलकुलेशन आपको समझ में आ ही गई। कंट्रीब्यूशन है 12,500 का, दैट इज डिवाइडेड बाई 2,500, जो कि EBIT आया है, जो अभी हमने कैलकुलेट किया, तो 5 रुपये आया, सॉरी 5 आया, कि 5 गुना लाभों में लेवरेज है 5 के हिसाब से। दूसरी तरफ है 15,000 का हमारे पास में कंट्रीब्यूशन है और 5,000 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, तो 3 हमारा लेवरेज है, दैट इज लो इन कंपैरिजन टू फर्स्ट लेवल ऑफ सेल्स। अब हमें क्या निकालना है, डिग्री ऑफ चेंज या डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, DOL। DOL का जो फॉर्मूला हमने ऊपर अभी पढ़ा है, उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है, पहले परसेंटेज चेंज इन सेल्स और फिर निकालेंगे हम परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट्स। परसेंटेज चेंज इन सेल्स के लिए हमें क्या करना होगा, 7,000 का फ़र्क है दोनों यूनिट्स में, यानी 42,000 माइनस 35,000। यहाँ पर सेल्स हमारी सेकंड कॉलम में कितनी है, 42,000, क्योंकि 3,000 यूनिट है। यहाँ है 2,500 यूनिट, तो हमारी सेल्स कितनी है, 35,000। डिफरेंस कितना आया, 7,000 का, अपॉन 35,000, यानी हमारा जो फर्स्ट लेवल ऑफ सेल्स का है, दैट इज 35,000 डिवाइडेड बाई 35,000 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में आता है ये हमेशा, परसेंटेज चेंज है इसलिए
दैट इज 20%। तो 20% चेंज इन सेल्स कहाँ से कहाँ तक? 2500 से 3000 यूनिट पर आने पर हमारे पास में जो चेंज है सेल्स का वो 20% है। फिर परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट्स, वो भी इसी तरह से निकलेगा। डिफरेंस कितना है? 2500 का, और 2500 यूनिट पर हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है, EBIT है, दैट इज 2500, दैट इज 100%। इसका मतलब 20% के सेल्स में चेंज होने पर प्रॉफिट्स का जो मैग्नीफायर है, यानी प्रॉफिट का जो लिवरेज है, दैट इज 100%। ये समझ में आ ही गया आपको? वैसे भी अमाउंट आप देख लीजिए तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। अब हम DOL निकालते हैं, परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट्स एंड परसेंटेज चेंज इन सेल्स। 20% अपॉन 100%, सॉरी 100% अपॉन 20%, परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो हमारे सामने आया 5। ये 5 क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि यदि सेल्स 2500 से 3000 पर आती हैं तो ऑपरेटिंग लेवरेज 5 गुना बढ़ता है। लेकिन दूसरी तरफ इसका रिस्क भी उतना ही है बच्चों, क्योंकि रिस्क का कैलकुलेशन भी इसी हिसाब से है। रिस्क क्या है? यदि सेल्स 2500 से नीचे जाती है, या इधर 3000 से भी काफ़ी कम रहती है, या सेल्स में इन दोनों लेवल से भी कम यदि सेल्स आती है, यूनिट्स कम हो जाती हैं, उत्पादन की मात्रा, उत्पादन को देखते हुए यदि सेल्स कम हो जाती हैं तो उसमें 5 गुना ही कमी भी हो जाएगी लाभों में। दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट। मैं फिर से समझा देती हूँ। DOL को मालूम करके हम ये पता लगा लेते हैं कि ऑपरेटिंग लिवरेज की मात्रा कितनी है, और उस मात्रा के द्वारा हम अपने रिस्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। रिस्क किस चीज़ का है? यदि प्रेजेंट सेल्स का लेवल रहता है तो वहाँ पर हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज का जो लेवल है, दैट इज़ 5, यानी 5 गुना लाभों में वृद्धि होती है यदि सेल्स में वृद्धि होती है तो। लेकिन यदि 20% से सेल्स नीचे जाती हैं, कम हो जाती हैं, तो कम होने पर हमारे प्रॉफिट भी 100% कम हो रहे हैं, यानी वही वाला, ये वाला ही फॉर्मूला अगेन हम वहाँ पर अप्लाई करेंगे। देन हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो भी 5 गुना कम हो जाएंगे। 5 टाइम्स इट विल बी रिड्यूस्ड और इट विल बी डिक्लाइंड, दैट इज अ रिस्क। तो जो लिवरेज है, इस लिवरेज का काम क्या है? स्थायी लागतों का रोल क्या है? स्थायी लागतों के आधार पर यदि कोई फर्म बहुत प्रॉपरली ऑप्टिमम लेवल पर प्रोडक्शन या सेल्स करती है तो वह प्रॉफिट को मैग्नीफाई करता है। मैग्नीफाई का मतलब लाभों में कई गुना वृद्धि होती है। लेकिन यदि कोई फर्म अपनी स्थायी लागतों का सही उपयोग नहीं कर रही, ऑप्टिमम यूज नहीं कर रही है, तो उस इन्हीं स्थायी लागतों के कारण उसके सेल्स में या प्रोडक्शन में किसी कारण से कमी होती है, तो उसके लाभ उतने ही लिवरेज के कारण या स्थायी लागतों के कारण उतने ही गुना कम भी हो जाते हैं। तो इस तरह से हम लिवरेज के द्वारा क्या मालूम करते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट का किसी फर्म के द्वारा किस प्रकार का यूज किया जा रहा है, क्योंकि ये लिवरेज है, ये लीवर का काम कर रहे हैं। और लीवर हमेशा मैग्नीफायर का काम करता है, जो पॉजिटिव साइड भी होता है और एज वेल एज नेगेटिव साइड भी होता है। तो इन्हीं दोनों डायरेक्शंस को देखते हुए इन फिक्स्ड कॉस्ट को प्रॉपरली यूज किया जाना चाहिए। तो आज हमने परिचालन लागतों की मात्रा भी देख ली और परिचालन लिवरेज भी, उत्तोलक भी हमने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट टाइम पर हमें पढ़ना है फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है या वित्तीय लागत क्या होती है। ठीक है, आप सारे जितने भी इससे रिलेटेड इलस्ट्रेशंस हैं, एग्जाम्पल्स हैं, उनकी खूब अच्छी प्रैक्टिस करिए। बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, राइट? चलिए, थैंक यू।